चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशन गौड़। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार टॉपिक लेकर आया हूं, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 आप पहले तो ये समझिए, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भाग 3 में है और अनुच्छेद 14 से लेकर जो हमारे आर्टिकल 32-30 तक अधिकार है, 30, 31, 32 तक मौलिक अधिकार है, उन सब की जो रक्षा करता है वो आर्टिकल 32 करता है। आर्टिकल 32 क्या है, पहले ये समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक लेकर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी XYZ चीज अगर ये कहता है कि आप बोल नहीं सकते, आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, आप ये धर्म नहीं अपना सकते, आप कहीं भी आ जा नहीं सकते, आप व्यापार नहीं कर सकते, तो ये हमारे मौलिक अधिकार है। तो हम आर्टिकल 32 के तहत उन्हें लागू कराने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। आप एक चीज बताइएगा, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई बुखार हो जाता है, तो हम किसके पास जाते हैं उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए? डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास जाते हैं नहीं। तो इसी तरीके से जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्हें कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। अगर कोई उन पे प्रतिबंध लगाता है तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था, अगर पूरे संविधान में सबसे कोई मजबूत चीज है व्यक्ति के लिए, वो है आर्टिकल 32। क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था कि आर्टिकल 32 एक अधिकार को संरक्षित रखता है, संविधान की जान है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और आर्टिकल 32 के तहत हम अपने अधिकारों को लागू करा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, कोई संस्था, कोई XYZ, तो हम आर्टिकल 32 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों को ही मिला के सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। 5 रिटें आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है, वो अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। माननीय उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिटों के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं क्या है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थविहीन है जब तक उसे लागू करने के लिए कोई प्रभावी मशीनरी ना हो। मतलब ये पॉइंट ये कहता है कि मौलिक अधिकारों का तब तक कोई औचित्य नहीं है, तब तक उनमें कोई जान नहीं है, तब तक उन्हें नहीं माना जा सकता, जब तक अगर कोई व्यक्ति या संस्था उन्हें रोक रहा है, उन पर प्रतिबंध लगा रहा है, उन्हें लागू कराने के लिए कोई ऐसी बॉडी ना हो, कोई ऐसी मशीनरी ना हो जहां हम जा सके। ठीक है, तो ये पॉइंट ये कहता है। नेक्स्ट नोट है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अभी बताया था मैंने, ट्रीटमेंट के लिए हम आर्टिकल 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाते हैं। नोट है, दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में अपने में मूल अधिकार है। मतलब ये कह रहा कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार अपने आप में ही मूल अधिकार है। ठीक है, यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद नोट 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ये क्वेश्चन आता है
आपको मैं बतला दूं, संविधान की आत्मा अगर नॉर्मली पूछे तो संविधान की आत्मा कहा जा प्रस्तावना को, प्रियम्बल को, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है, और व्यक्ति पूछे या अंबेडकर का नाम देके पूछे, वहां आपका प्रस्तावना भी और अनुच्छेद 32 भी हो, तो अब आप आर्टिकल 32 करेंगे, ठीक है। आत्मा का है, और कहा था कि अनुच्छेद 32 जिसके बिना, अनुच्छेद 32 जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, मतलब अगर आर्टिकल 32 ना हो तो संविधान का कोई अर्थ नहीं होता, कोई उसका औचित्य नहीं होता, कोई उसका मकसद नहीं होता, अर्थविहीन है। इसीलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। एक बार फिर देख लीजिए, अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, और कहा था कि एक अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 32 जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। अगर ये ना हो तो संविधान का कोई अर्थ नहीं है, संविधान का कोई मकसद नहीं है, संविधान का कोई लक्ष्य नहीं है, संविधान किसी भी चीज की रक्षा नहीं कर सकता अगर आर्टिकल 32 ना हो। तो 32 को संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा है, तो याद रखना, संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों का रक्षक है या नहीं है? वेरी गुड। एक गारंटी पत्र है, वेरी गुड। एक सुलभ है, हमें गारंटी पर देता है, बिल्कुल है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों पर प्रश्न नहीं उठा सकता, ये भी याद रखना। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वो आपका उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का ही दूसरा नाम है सर्वोच्च न्यायालय, और इसे इन्हें ही इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। बच्चे यहां कंफ्यूज होता है कभी कभी, इसीलिए मैं आपको तीनों पॉइंट दे दिए, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत ये हमारे मौलिक अधिकारों की 5 रिट जारी करके रक्षा करता है। अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, एक ही बात है दोनों की, ठीक है। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, ये राज्य में होता है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है हाई कोर्ट, करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मौलिक अधिकारों का रक्षक है, या दोनों मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्लियर यहां तक है? इसके बाद हम 5 रिट देख लेते हैं कौन कौन सी दवारा, आइए देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय करता है, ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी करता है। रिटों को ही समादेश कहते हैं या राइट कहते हैं, ठीक है। वो 5 रिट कौन कौन सी, आइए देखते हैं। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश में कभी कभी हिंदी वर्जन इंग्लिश में दे देता है वो, कौन सी रिट जारी होती है कौन सी नहीं। नंबर 2, परमादेश, इसे मैंडेमस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नंबर 3, प्रतिषेध लेख, प्रोहबियंस कहते हैं। नंबर 4, उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण को इंग्लिश में सर्टाइल कहते हैं। 5वां है अधिकार परीक्षा, इसे क्यो राइटिंग कहते हैं, को वेटेन कहते हैं, ठीक है। तो 5 रिट कौन कौन सी जारी होती है? नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेक्षण। आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जारी करता है अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ठीक है। अब इनमें देख लेते हैं क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो कब जारी होती है, आप याद रखना, ये उस व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जारी होती है जिसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, ठीक। जैसे अब हम और आप पढ़ाई कर रहे हैं यहां बैठे हॉल में, तो पुलिस आई बाहर से, हम तो पढ़ने का कार्य करें, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हम तो पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, तो पुलिस ने हमें जबरदस्ती पकड़ के ले गई, ठीक है, और किसी भी गलत कार्य में हमें संलिप्त दिखा दिया, तो ये हमारे एक मौलिक अधिकार है, इसका हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 इसकी रक्षा करता है। तो आर्टिकल 32 के तहत जब न्यायालय में जाते हैं
तो न्यायालय ये पूछता है बंदी बनाने वाले व्यक्ति से, पुलिस से, कि आपने इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो और एक ये कहता है कि गिरफ्तार अगर आपने कर लिया, एक उसे निश्चित समय और निश्चित स्थान पर न्यायालय में पेश किया जाए। तो ये होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को के उसमें जारी होती है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। उस व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जारी होती है जिसे अवैध रूप से, अवैध मतलब गलत रूप से बंदी बनाया गया। दूसरा पॉइंट है इसका, न्यायालय बंदीकरण, बंदी बंदीकरण का मतलब जिसने गिरफ्तार किया है वाले व्यक्ति को कहता है कि उस व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय पर, मतलब जो चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो, न्यायालय से ये कहता है कि आपने ठीक है बंदी बना लिया, लेकिन इस व्यक्ति को एक तो निश्चित स्थान पर और निश्चित समय पर न्यायालय में आप पेश करें। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है न्यायालय बंदी बनाने वाले से पूछता है कि इसे बंदी क्यों बनाया गया है। मतलब बंदी बनाने वाले व्यक्ति से पूछेगा न्यायालय कि आपने इसे बंदी क्यों बनाया है। अगर न्यायालय को लगा कि सही है, बंदी बनाया गया है, तो न्यायालय उसे वहीं का वहीं अरेस्ट रहने देगा, नहीं तो उसे वो छुड़वा देगा। तो ये होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर है यहां तक के? परमादेश ये उस समय जारी किया जाता है। देखो परमादेश का क्या मतलब है, ऊपर का आदेश, परमादेश। ठीक है, जैसे मैं हूं या आप हो, आप किसी सार्वजनिक पद पर हो और सार्वजनिक पद पर आप अपने कर्तव्यों का या अपने कार्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, ना तो आप बेहतर काम करते हो और न समय पे आते हो और ना कोई आप रिस्पॉन्स देते हो, तो ये रिट तब जारी होती है परमादेश कि आप अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें, उनका निर्वहन करें, आप समय से उन्हें काम को निपटाएं। ठीक है, तो परमादेश का मतलब है ऊपर का आदेश, सर्वोच्च आदेश, परमादेश। उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कार्यों या कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहनी पालन होता है। ठीक है, निर्वहन का मतलब पालन भी होता है, आप याद रखना, नहीं करता। इस आज्ञा के आधार पर उसे अपने कार्य या कर्तव्यों का ठीक से पालन करने को कहा जाता है। क्लियर है? दोनों बिल्कुल क्लियर है। तीसरी है हमारी के बाद प्रतिषेध लेख है। तीसरा जो है हमारी तीसरी जो रेट है प्रतिषेध लेख। ये क्या है देखिए, यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे भारत के न्यायालयों के लिए जारी करेगा, उसमें हाई कोर्ट भी है और उसके अधीनस्थ न्यायालय भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिटी कोर्ट भी है। ठीक है, और जो हाई कोर्ट है वो राज्य के जितने उसके अधीनस्थ न्यायालय है वो उनके लिए जारी करेगा। ठीक है, निम्न या नीचे न्यायालयों को जारी करने का आदेश दिया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि कोई भी मामला अगर निम्न न्यायालयों के अधिकारिता में नहीं है, मतलब ये है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करा और किसी मामले में हाई कोर्ट डिसीजन दे रहा है और वो डिसीजन हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये कह सकता है कि ये मामला, इस रिट को जारी करके प्रतिषेध को, कि मामला अधिकार आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इसे इसमें कोई भी कार्रवाई ना करें। ठीक है, इसी तरीके से हाई कोर्ट जारी कर सकता है प्रतिषेध लेख अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कि मामला आपके अधिकार में नहीं आता, आप इसमें कोई भी कार्रवाई ना करें और ये ऊपर भेज दें। ठीक है, तो ये है मामला। तो कोई भी मामला अगर निम्न न्यायालयों की अधिकारिता में नहीं आता तो उसमें कार्रवाई ना करने का आदेश जारी होता है, और दूसरा, क्योंकि इसमें कार्य करने की शक्ति निम्न न्यायालय को प्राप्त नहीं है, रोक लगा दी जाती है। उस कार्य पे ना तो कोई कार्रवाई करने की वो करते हैं और उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
ठीक है, समझिए आप प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब है प्रतिबंध, ठीक है। इसके बाद है उत्प्रेक्षण। इसमें भी अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दिया जाता है कि जो उनके पास लंबित मुकदमे हैं वे उन्हें जल्दी न्याय के लिए वरिष्ठ न्यायालयों को भेजें, ठीक है। जैसे ये है आपका एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिटी कोर्ट और भी इसमें बीच में, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा हाई कोर्ट को इस रिट पे उत्प्रेक्षण पर कि आपके पास अगर लंबित मामले हैं तो आप उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेज दें ताकि जल्दी से जल्दी डिसीजन दिया जा सके। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देगा कि जो भी आपके लंबित मामले हैं वो आप हाई कोर्ट भेज दें ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके और जल्दी उसका डिसीजन हो सके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिटी कोर्ट को आदेश देगा, तो ये इसमें उत्प्रेक्षण में जारी होती है, ठीक है। इसके बाद है 5वीं रिट है हमारी अधिकार प्रेक्षण। और आप एक चीज और याद रखना कि ये जो प्रतिषेध लेख है, प्रतिषेध लेख, तीसरी रिट और चौथी रिट उत्प्रेक्षण, ये दोनों आपने देखा होगा न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती है, अधीनस्थ न्यायालयों को जारी होती है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पांचों में से ऐसी कौन सी 2 रिट है जो न्यायिक क्षेत्र में ही जारी होती है। तो आप याद रखना प्रतिषेध लेख और उत्प्रेक्षण, ये मैं लिखवा भी दिया हूं यहां ताकि आप लोगों को दिक्कत ना है। तो ये दोनों रिटें न्यायिक क्षेत्र में ही जारी होती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट रिट है हमारी 5वीं अधिकार प्रेक्षा लेख। अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार का मतलब है किसी कार्य को करने का हमें अधिकार, या कोई काम करने का हमें अधिकार, या कोई पावर है हमारे पास वो हमारा अधिकार है। जैसे मौलिक अधिकार है हमारे अधिकार है। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर या किसी कार्य को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करता है जिसे उसे कार्य करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, तो ये उसके लिए न्यायालय जारी करता है। क्या आप ये बताएं आप इस काम को या इस कार्य को किस अधिकार क्षेत्र, किस अधिकार से कर रहे हो? तो न्यायालय उससे लिखित जवाब मांगता है कि आप हमें लिखित में जवाब दें, आपको किसी ने इसकी पावर दी है कार्य करने की, या आपके पास इस काम को करने का अधिकार है। तो जब तक न्यायालय को संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तो वह व्यक्ति उस कार्य को या उस पद पर कार्य नहीं कर सकता। जैसे एसडीएम है, एसडीएम डीएम के काम करने लगे तो डीएम का जो काम करने का अधिकार है वो तो डीएम के पास है, एसडीएम को तो है नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है अगर एसडीएम डीएम के काम कर रहा है तो डीएम ने उसे उस काम करने का अधिकार सौंप दिया होगा तो तब भी वो काम कर सकता है। तो अगर उसे अधिकार नहीं सौंपा गया तो डीएम ये पूछ सकता है कि आपने ये काम किस अधिकार क्षेत्र से करा है, क्यों करा है? मैंने आपको अथॉरिटी तो दी नहीं, मैंने आपको ये काम करने की आज्ञा तो दी नहीं कि आप ये काम करो। तो ये न्यायालय भी पूछ सकता है। तो फिर ये मामला अगर न्यायालय में चला जाए तो न्यायालय भी ये पूछता है, ठीक है। तो देखिए आइए, अधिकार परीक्षा ये तब जारी होती है जब कोई ऐसा पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जो कार्य करने की उसके पास वैधानिक या कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है, वैधानिक या कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। तब मान्य न्यायालय उसे पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, उस व्यक्ति से पूछता है जो कार्य उस पद पे कर रहा है बिना अधिकार के या अधिकार से, ठीक। जब तक न्यायालय को इस बात का सही या संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह उस पद पर कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। अधिकार परीक्षा समझ में आ गया। तो ये थी आज हमारा आर्टिकल 32 से लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, अंबेडकर जी ने क्या कहा, कितनी एप्लीकेशन या आपकी समादेश जारी होती है या रिट जारी होती है, 5 कौन कौन सी होती है, कौन सी न्यायिक क्षेत्र में होती है, कौन सी वैसे होती है जारी।
तो ये मैंने आपको आज पूरा टॉपिक पूरा समझाया हूं। इससे बाहर अगर आपने इतना कर लिया, आप यकीन मानिए आईएएस से लेके छोटे से छोटा ग्रुप सी और अदर एग्जाम जितने भी हैं, या हमारा उत्तराखंड आने वाला एग्जाम है पीटी पीसीएस, या किसी भी एग्जाम में आप बिना किसी टेंशन के बैठ जाइएगा। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। पीसीएसजे में पीटी का जो प्रीलिम्स हमारा एग्जाम है उसमें भी इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप चाहे 10 से 20 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा। और यहां तक के क्वेश्चन मेंस में भी आता है, इन पे टिप्पणी करने के लिए आता है कि 5 नंबर की 20 शब्दों में टिप्पणी लिख के बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रतिषेध क्या है। तो इस तरीके से इन पे मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, चाहे वो पीसीएसजे का एग्जाम हो, एपीओ का हो मेंस का, या आईएएस पीसीएस का मेंस का हो, तो बाकी में प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक था। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर आप इसे एक से दो बार सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, या बार 2 से 3 से 4 बार आप इसे वैसे ही सुन लेते हैं क्लास को, तो आप इससे बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर रिजल्ट ले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं हो सकता। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर कौर, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको 3 क्लास प्रतिदिन उपलब्ध हो सके। सुबह 10 और 11 के बीच में आपको तीनों क्लास उपलब्ध हो जाती है। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा, और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी कम समय में सफलता प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।